वैकेंसी सर पे खड़ी है। देखो सर, मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि ये वैकेंसी अगर मिस हुई तो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है 2027 में। अगली वैकेंसी कब आ रही है? 2027 में। ये वैकेंसी गई, कब आएगी? 2027 में। तुम लोगों को अगर लग रहा हो ऐसा कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, अगली बार हम देखेंगे, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली वैकेंसी आ रही बहुत लेट। क्या बोल रहे हो पूजा? बताओ ना। क्यों नहीं जिंदा रहोगे? सब जिंदा रहोगे, हो जाएगा सब। देखिए, बच्चा जब प्रीलिम्स दे के आता है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, जो एज लेने का समय होता है ना किसी और बच्चे से, जो एक एज लेने का समय होता है किसी और बच्चे से, वो समय होता है सर प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स के बाद और प्रीलिम्स के बाद और जब प्रीलिम्स का आंसर आता है तब तक, ये दो समय होते हैं जब एज लेने का समय होता है किसी दूसरे बच्चे से आप ऊपर जा सकते हो। ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से एज लेना है एग्जाम के अंदर, एज बता रहा हूं मैं एक बार बता रहा हूं। मान लीजिए मान लीजिए आपको किसी से एज लेना है। एज मतलब होता है थोड़ा सा आगे निकलना है। जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आगे, अगर आपको आगे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। जो बच्चे मेहनती होते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ाई पढ़ते जा रहे हैं, इस बार की जो आरजेएस प्री की कट ऑफ जाएगी 78 to 80, ये सेफ स्कोर रहेगा इस बार आरजेएस का। ये इस बार आरजेएस का सेफ स्कोर रहने वाला है। बच्चे को एडवांटेज कहां मिलता है किसी दूसरे बच्चे के ऊपर आरजेएस में? जब प्रीलिम्स मान लीजिए 16 जून को हो गया और इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मान लीजिए इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसका 5 जुलाई को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ये जो बीच के 20 दिन है, ये जो बीच के 20 दिन है, ये 20 दिन तय करते हैं कि बच्चा मेंस में या फिर उस फाइनल लिस्ट में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, इंटरव्यू लिस्ट में आ पाएगा नहीं आ पाएगा। देखिए, जो बच्चे 70 से 75 की लाइन में अटके हुए ना, वो हमेशा डर में रहेंगे कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता। लेकिन जो बच्चा 78 80 लेके बैठा है, उसको पता है कि हाँ मेरा हो रहा है, कंफर्म है। तो बात आरजीसी कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि लो का स्तर गिरता जा रहा है। इंग्लिश मीडियम को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी मीडियम को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। खेल बहुत ही खराब है। बच्चा संधि समास पढ़ता है और उसको लगता है कि उसको पूरी हिंदी आती है। लेकिन अगर आप देखो तो वृत्ति, पक्ष, वाच्य, कारक, लिंग, परसर्ग, उपसर्ग, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के। तो जो बच्चा ये स्कोर लेके आ रहा है, जो स्टूडेंट ये स्कोर लेके आ रहा है, जो कैंडिडेट का इसका इतना स्कोर हो रहा है, वो बच्चा डेफिनेटली डेफिनेटली आरजेएस क्रैक करेगा। क्योंकि वो जो 20 दिन का मिलेगा उसका माइंड डाइवर्ट नहीं रहेगा बाकी बच्चों की तरह, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। वो परेशान नहीं है और ना उसका मन विचलित है। वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वो ज्यादा फोकस्ड है अपने गोल को अचीव करने की तरफ। ये बात समझ में आई? These 20 days are most important, most relevant. जो बच्चा यहाँ पे एडवांटेज लेके जाता है, एज लेके जाता है, वो हमेशा आगे रहता है। समझ में आई बात? फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने तो अगले दिन से ही पढ़ने स्टार्ट कर दिया। प्री दे के आया, शाम तक आंसर किया जाएगी, कैलकुलेट करो और अगले दिन से ही एक शेड्यूल बनाने, एक मेरे पास आओ, एक शेड्यूल बनवाओ कि सर किस दिन मेरे को कौन सा टेस्ट देना है। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, फिर इवनिंग में कोई उसकी क्लास नहीं है, क्योंकि उसको ना एपीओ पे फोकस करना है, नहीं रैपिड रिवीजन में फोकस करना है। उसको कहाँ पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ आरजेएस। आरजेएस का फाउंडेशन बेस्ड वो अटेंड करे। मैं उसके लिए
प्रॉपर कैलेंडर बना दूंगा, जो बच्चा मेंस उस टाइम क्वालिफाई करेगा, पूरा एक कैलेंडर जिसमें हर दिन डिसाइड होगा कि इस दिन कौन सा टेस्ट देना है, एक दिन का गैप, फिर उस दिन अगले दिन कौन सा टेस्ट उसको देना है। और जब वो बच्चा सुबह 8 बजे मेरे पास आएगा तो 8 से शाम 6 तक सिर्फ मैं उसको लिखवाने की अभ्यास करवाऊंगा। और जब आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझ में आई? और ये उतनी मेहनत वही कर पाता है जो ये स्कोर में रहता है। और रही बात SC ST और OBC की, इनके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 62 प्लस। 62 प्लस स्कोर जो रहेगा इनके लिए सेफ रहेगा, SC ST और OBC के लिए, सॉरी SC ST के लिए। OBC के लिए भी ये स्कोर है। बस समझ में आई? 60-62 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे सेफ स्कोर। कट ऑफ जाएगी 58, लेकिन हमें क्या चाहिए 60-62 प्लस, इतनी जाएगी। पहले सीटें भी तो कम थी, आप सोचो 120 सीटों में 120 सीटें जब थी तब एससी की कट ऑफ कितनी थी? 54। ये एक एससी की कट ऑफ थी। एसटी कट ऑफ कितनी थी? 53। जब सीटें कितनी थी? 120। आरजीएस में कितनी सीटें थी 2021 में? 120। सीटें बढ़ गई है। और लास्ट टाइम जब 197 का एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जब 2018 में आरजीएस 2018 में 197 का एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम जो SC ST की सीटें मैं आपको बता देता हूँ, SC ST को बच्चों को भी कंफर्म कर दो सर। कट ऑफ गई थी 41 और 41 SC और ST की, 41 42 ऐसे लगभग ऑलमोस्ट इतनी कट ऑफ गई थी SC और ST की। बहुत कम गई। जो जनरल की भी कहाँ गई? जनरल की 59 गई। और जनरल की लास्ट ईयर थी जब 120 सीटें थी तब थी 72। लेकिन बीते 3 साल में कंपटीशन भी बढ़ा है और बच्चों के पास में भरपूर कंटेंट है। वो शायद डिजिटल से पढ़ रहे हो या फिर कहीं ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, उनके पास प्रचुर मात्रा में नोट्स, उनके पास बहुत सारे मटेरियल है, अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज एक से बढ़कर एक है। कहीं से भी पढ़ो, लो पढ़ना आना चाहिए। तो जो बच्चा प्रीलिम्स के बाद ये 15-20 दिन उसने अगर दिमाग को शांत रखा तो डेफिनेटली ही विल गेट एज ओवर द अदर्स। ये बात समझ में आ गई? आप अगर 12 महीने की मेहनत 2 महीने 2.5 महीने में कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 में पढ़ा रहा था, आर्टिकल 20 हम पढ़ रहे थे और आर्टिकल 20 से हमने स्टार्ट करना था। देखिए आर्टिकल 20 में अगर आप देखोगे तो 3 क्लोजेज है इसमें, और हर क्लोज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या फिर आप जनरल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, हर पॉइंट रिलेवेंट है। मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दूंगा, मैं आपको इसके साथ पढ़ाऊंगा एविडेंस का सेक्शन 27, सीआरपीसी का सेक्शन 161, 300, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 भी इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, कैसे, और उसको एक बार समझ लेते हैं। निकालिए बैरेक्ट, निकालिए आर्टिकल 20, निकालिए बैरेक्ट, निकालिए आर्टिकल 20। देखिए 3 क्लोजेज है इसके। नोट रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन, सबसे पहला क्या है सर? नो रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन। दांडिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।
नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी कर लो इसके ऊपर, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसका ये पहला क्लोज है, इसको समझते हैं क्या बोलता है। मान लीजिए निर्भया वाला केस हुआ, निर्भया वाला मैटर कौन सी तारीख को हुआ? 16 दिसंबर 2012। क्या कर रहे थे आप लोग 16 दिसंबर 2012 के दिन? तो मुझे बताएगा आप लोग 16 दिसंबर 2012 के दिन याद है आपको? क्या कर रहे थे आप उस दिन? उस टाइम क्या कौन सी क्लास में थे? 2012 में कौन सी क्लास में थे? 9th क्लास में। आप 10th, 8th 9th में। इस तारीख को आई वॉज इंटर्निंग एट जोधपुर अंडर जस्टिस RS चौहान। मेरी एज थी इस टाइम 18-19 का था मैं। जस्टिस RS चौहान के पास मैं उस टाइम इंटर्नशिप कर रहा था, और 16 दिसंबर की रात को सब दोस्त गैदर हुए हुए थे, और जोधपुर में था मैं। आई वॉज इन जोधपुर दैट टाइम। 16 दिसंबर को ऐसा हुआ कि 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। क्या होता है? 17 को मेरा बर्थडे होता है। तो 16 दिसंबर की रात को सारे दोस्त आए हुए थे और सब केक वगैरह अरेंज कर रहे थे कि वी विल कट इट आउट। 17 को जब सुबह उठा, 17 को जब सारे विशेष आ रही थी, तो ऐसे भी आया कि दिल्ली में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ है और उसकी लाश ऐसे सड़क पे पड़ी मिली, और पुलिस का रवैया बहुत ही वो था। और जब मालूम पड़ा शाम तक, तो उसको सबने हाथ खड़े कर दिए थे, उसको सिंगापुर एयरलिफ्ट करने की बात हो रही थी कि उसको सिंगापुर ले जाएंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि जो रोड इंसर्ट की गई उसके प्राइवेट पार्ट्स में, उसकी वजह से उसकी सारी जो आती थी इंटरनल ऑर्गन सारे डैमेज हो गए थे, सब खत्म हो चुके थे, उसके पास कुछ नहीं बचा था निर्भया वाले केस में। कहाँ पे? हाँ, सिंगापुर में उसकी डेथ हुई थी। सी सकम्ड टू द डेथ अल्टीमेटली। तो मान लीजिए निर्भया वाला केस जब 16 दिसंबर 2012 को हुआ, तो उस टाइम कानून ये था कि अगर 18 से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर ऑफेंस करता है, तो आप उसको एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप उसको वयस्क युवक की तरह उसका विचारण नहीं कर सकते। आप एज एन एडल्ट उसको ट्रीट नहीं कर सकते। आप उसका ट्रायल एज एन एडल्ट नहीं कर सकते। आप उसका विचारण वयस्क की तरह नहीं कर सकते। और रेप करने के मामलों में उस टाइम पे अमेंडमेंट नहीं हुए थे। उस टाइम अगर कोई रेप कर देता था तो मैक्सिमम जो सजा होती थी वो थी 7 साल। कितने साल की सजा थी? 7 साल की सजा थी रेप की 375 में। अब उस टाइम वेजिटेटिव स्टेट की भी कोई सजा नहीं थी। 376A उस टाइम नहीं था, ना ए था। उस टाइम ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं थे पूरे क्रिमिनल। अब आईपीसी में रेप को लेके इतने सीरियस, इतने रिग्रेस और इतने कठोर दंड के प्रावधान नहीं थे, मतलब पनिशमेंट के प्रोविजन स्ट्रॉन्ग नहीं थे। देखिए 4 अक्यूज थे इस पूरे निर्भया वाले केस में। एक जो अक्यूज था उसकी उम्र थी सर 16 प्लस, 16 प्लस था वो। हमारे देश में कहा जाता है कि अगर आज कोई अपराध हुआ है और उसके लिए कोई सजा नहीं है, आज कोई अपराध किया है और उसके लिए कोई सजा नहीं है, तो आप उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं लगाओगे। ये समझ में आई बात? दोबारा सुनिए। आज कोई अपराध हुआ है और उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट टुडे, तो आप उसको वापस पीछे जाके नहीं लगाओगे, आप उसको एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी उसकी। ये बात समझ में आई? बता रहा हूं। ये ऑफेंस हुआ 16 दिसंबर 2012 को। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2013, 2018। अब ये लड़का 16 प्लस था, 18 माइनस था, मतलब इसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। इनमें से एक क्या था? माइनर था टेक्निकली देखा जाए तो। उस माइनर को एज एन एडल्ट ट्रीट ना करके 2-4-6 महीने जेल में रखा और फिर उसको छोड़ दिया, और सिलाई मशीन देके और छोड़ते हैं ताकि वो रिहेबिलिटेट कर सके, अपने जीवन में वापस जा सके। उसका नाम गुप्त रखा जाता है, बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते।
वो बच्चा हो सकता है ना कि बाहर छोटू बन के काम कर रहा हो, आपको क्या पता कि कौन था निर्भया वाले केस का अक्यूज, उसकी आइडेंटिटी कभी देखिए कौन था वो बच्चा, ना कभी मीडिया ने जानने की कोशिश करी, ना कहीं कहीं, और कोर्ट का आदेश है उसके ऊपर किसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं की जाएगी। पॉक्सो में भी है, जेजे में भी है, ये लिखा हुआ है ना कि कभी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। जेजे में तो स्पष्ट लिखा हुआ है द चाइल्ड कंसेंट इन लॉ की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होगी। तो सर इसने ऑफेंस के 16 दिसंबर 2012 को, उस टाइम ये ऑफेंस नहीं हुआ करता था। बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो ट्रायल है वो एज एन एडल्ट नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो सकता है। अब हो सकता है सेक्शन 15-16 पढ़ोगे आप जेजे के अंदर, वहां पे पॉइंट दिया हुआ है, आप उसका जो ट्रायल है वो एज एन एडल्ट कर सकते हो। लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं थे, पहले ये प्रोविजन नहीं थे। हाँ हीनियस देखना पड़ेगा। हाँ 3 तरह के ऑफेंस है ना उसमें, बताइए कौन कौन से ऑफेंस है जेजे में। पीटी ऑफेंस की कहाँ डेफिनेशन दी हुई है? 233, 233 किसकी है? 233 किसकी है? हीनियस, सीरियस की, और इसकी पीटी की 54-45-33, ऐसे याद रखना है इसको फोन नंबर की तरह, 54-45-33। ठीक है, जेजे पढ़ोगे ना तो ये डेफिनेशन एक बार पूछी भी आरजेएस मेंस में, सारी डेफिनेशन इंपोर्टेंट नहीं है जेजे की। हाँ डेफिनेशन शायद पढ़ा दी मैम ने ना, तो डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान, इसको इन पे ध्यान दीजिएगा। तो सर कहने का मतलब यह है कि अगर ऑफेंस की तारीख पे उसका कोई प्रोविजन नहीं था तो उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा क्रिमिनलाइजेशन का। 2 तरह के लॉ होते हैं, सुनिएगा, 2 तरह के लॉज होते हैं। एक लॉ होता है सिविल, एक होता है सिविल लॉ के, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। देयर इज ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब इसका प्रभाव क्या होता है भूतलक्षी, इसका भूतलक्षी प्रभाव होता है। मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं किया है 5 साल से, भले इस इनकम टैक्स एक्ट आ जाए, तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ना, पिछले का, पहले का छूटा हुआ। सिविल में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन क्रिमिनल में कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज की तारीख में अगर कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है, अगर आज की तारीख में कोई कार्य अगर अपराध नहीं है और कल को आप उस पर लेजिस्लेशन लेके आके उसको अपराध बनाओगे तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। समझ में आई बात? मतलब पॉक्सो कौन से साल में आया? 2012 के पहले अगर किसी खराब आंटी ने, जैसे बेड आंटी, उसने एक 8 साल के सोनू को मोलेस्ट किया है, 2010 में उसने मोलेस्ट किया है, तो क्या आप इस बेड आंटी को पकड़ सकते हो क्या? क्या इसके लिए कोई ऑफेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उल्टा करो, 2010 में 14 साल के सोनू ने एक आंटी को छेड़ दिया है, क्या ऑफेंस बनेगा क्या? ऑफेंस बनेगा क्या? डेफिनेटली बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। आईपीसी की डेफिनेशन याद करो, मैन, मैन डिनोट्स टू मैन ऑफ एनी एज। आईपीसी की डेफिनेशन, सेक्शन कौन सा है आईपीसी का मैन और वुमन का, बताओ। नाइन टेन 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 या 11 है शायद, मुझे जो लगता है। तो 10 है ना, 10-11, 10-11 होगा, 10-11 है ना। हाँ 10 10 है, 10 10।
एक एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, इससे कभी डेफिनेशंस नहीं भूलोगे, ठीक है, आईपीसी का आज ही बता दूंगा। जैसे डेफिनेशन क्लोज 1 से लेकर कहां तक याद हो जाएगा, 52A तक, पूरा डेफिनेशन क्लोज याद करा दूंगा, 6 से लेकर 52A तक। एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला अपने तक रखना बस, उससे कभी गलती नहीं होगी। वो फॉर्मूला याद कर लोगे, डेफिनेशन पे से पहुंच जाओगे टिक टिक करके। तो सर अगर सोनू अगर गलत करता आंटी के साथ तो हाँ ये ऑफेंस था। कहाँ का ऑफेंस था ये? जे कौन से ईयर का है? 2000 जे में नहीं होगा, सॉरी, आईपीसी में ही, आईपीसी में होगा, जे नहीं, मेरे को गलत याद रह गया। आई किस में होगा ऑफेंस? आईपीसी में होगा। लेकिन जब से पोक्सो आया है 2012 से, जे पुराना वाला लगेगा, 1956 वाला पुराना जे लगेगा, मेरे को जे लगेगा इसमें। कौन सा जे लगेगा? पुराना वाला, 1956 है शायद, ठीक है ना। इसके पहले कोई ना कोई तो एक्ट होगा जे के पहले। क्या उसके पहले बच्चे क्राइम नहीं करते थे क्या? क्या किशोर न्याय होता होगा ना पहले भी, जुवेनाइल जस्टिस तो होता होगा ना पहले। 1956 से ऐसा कुछ एक्ट है पुराना वाला। क्योंकि उसमें जे के अंदर ये प्रोविजन था, निर्भया ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जे के अंदर ये प्रोविजन था, और जे को 2015 में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया वो प्रोविजन को डाल के। उसमें प्रोविजन था कि 18 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको एडल्ट की तरह ट्रीट मत करो। लेकिन अब क्या प्रोविजन कर दिया है कि 16 से 18 साल के बच्चे का है, अगर कोई हीनियस ऑफेंस किया है तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा आफ्टर रिपोर्ट ऑफ किस, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट बताओ? तुम लोग पढ़े हो, जे पढ़ाए क्या? एक रिपोर्ट आती है, नहीं मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है। कोई बताएगा मुझे कौन सी रिपोर्ट होती है? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तभी तो तुम जब पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। तो उसका बच्चे का पूरा सोशल इन्वेस्टिगेशन देखा जाता है कि बच्चा क्या करता है, किस, मैम पढ़ाएगी तुम्हें, ठीक है, मैम पढ़ाएंगे आपको, उस टाइम आप देखना। डायरेक्टली कोई भी बच्चे ने ऑफेंस किया हीनियस तो सीरियस सीधा नहीं ले लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट होती है। उसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है और बहुत सारे 10 लोग होते हैं जो कि देखते हैं बच्चे का बिहेवियर, एक ऑब्जर्व करके उसको रिपोर्ट दी जाती है। तो सवाल यह है कि ये जो 20(1) दिया हुआ है इसमें अगर आप पढ़ोगे, पढ़िए एक बार 20(1) को निकालिए, आर्टिकल 20 क्लोज 1 को निकालिए एक बार, आर्टिकल 20 क्लोज 1 को निकालिए। No person shall be convicted of any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the act, charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of offense। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने रेप कमिट किया है, 2013 का अमेंडमेंट तो बाद में आया ना। किसी पर्सन ने रेप कमिट किया है, ये कब आया था 2013 का अमेंडमेंट? कौन से डेट से आए थे 2013 का अमेंडमेंट? जैसे मान लीजिए 2018 का आया था हमारा 1 अप्रैल, 13 अप्रैल से आया था, ये शायद 13/2 से आया था, या 3/2 से आया था, 3 फरवरी से आया था इसकी अमेंडमेंट। इनकी इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो ये थी, 3 फरवरी थी शायद, एक बार कंफर्म कर लेना। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, वो इस तारीख के पहले का किया है। अरे जब रेप की सजा कितनी थी और अब कितनी है, तो उसको 7 साल की सजा दी जाएगी, 10 की सजा नहीं दी जाएगी। भले ऐसे सजा जिस दिन मिल रही है उस दिन भले 10 साल पनिशमेंट कर दिया हो, लेकिन जिस दिन उसने रेप किया था उस दिन क्या, कितनी पनिशमेंट थी, तो उसको भी साथ ही मिलेगी। ये दूसरी लाइन का मतलब ये है। देखो सर, ये जो लिखा हुआ है ना ये एक नेगेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल 20 का वोलेशन करते हो, मान लीजिए किसी ने जब रेप किया था उस टाइम अगर रेप की सजा कितनी थी, 7 साल थी, लेकिन आपने जिस दिन उसको कन्विक्ट किया उसको कितनी सजा दे दी, 10 साल की सजा दे दी। तो आपने कौन सा आर्टिकल का वोलेशन किया है? आर्टिकल 21। 20 का तो किया ही है, लेकिन 20 क्या करता है? 20 कोई अधिकार सृजित नहीं करता आपके फेवर में।
21 करता है, क्योंकि ये वोलेशन है किसका? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, जो सिर्फ 7 साल में आप छूट जाते, आपको 3 साल एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा ना, 3 साल एक्स्ट्रा जेल में। आपके जो पर्सनल लिबर्टी है उसका वोलेशन होगा डायरेक्टली। आर्टिकल 21 का वोलेशन तो है ही, और आर्टिकल 20 के उस बात का भी वोलेशन होगा कि आप ये नहीं कर सकते। जब इमरजेंसी लगती है देश में तो 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते जब इमरजेंसी लगती है देश में? जी देखिए 359 निकालिए, 359 निकालिए एक बार 359। कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? मतलब आर्टिकल 20 और 21 की अहमियत इतना और इनकी वैल्यू इतनी है कि इनको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जाता, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी जी 20, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पुष्पा, मैसेज आते हैं मुझे, मैसेज आते हैं। शीतल का ही मैसेज आया हुआ है। पुष्पा कह रही सर मेरे मैसेज मिलते नहीं है क्या? अरे बहुत सारे, इवनिंग में तो बहुत बल्क मैसेज हो जाते हैं। मॉर्निंग में इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। नहीं मैं ऐसी बात नहीं है। अरे कुछ लेक्चर चल रहा होता तो मैं बीच में तो नहीं ध्यान देता, लेकिन ये बच्चे ऐसे हाथ उठा देते हैं तब मेरे को देखना पड़ता है। अरे लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था उस समय, कुछ पढ़ा रहा था मैं, फ्लो टूटता है मेरा मैसेज देखने से। और मैम भी इसलिए नहीं देखती कि सर मेरा फ्लो टूटता है। मैंने कहा ठीक है मैम, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हो पढ़ाने के लिए, जैसे आपको पढ़ाना है पढ़ाओ। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए इट इज ए नेगेटिव लैंग्वेज, इट इज ए नेगेटिव लैंग्वेज। क्योंकि देखो, हाँ 21 में 20 के पहले में लिखिए। अरे नेगेटिव लैंग्वेज है या नहीं है बताइए? ये सारी बात क्या कर रहा है? ये तो कह रहा है नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड, मतलब ये स्टेट के ऊपर क्या कर रहा है? एक नेगेटिव ड्यूटी लगा रहा है कि आप किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करोगे, उसको दोष सिद्ध नहीं करोगे। इट इज ए नेगेटिव लैंग्वेज, इट इज ए नेगेटिव लैंग्वेज, इट इज ए नेगेटिव लैंग्वेज as well as prohibitory language, as well as prohibitory language, prohibitory language, prohibitory language, and also and also and also mandatory for the state, and also mandatory for the state, and also mandatory for the state। इसमें लिखिए, हिंदी में लिखिए प्लीज। ये नकारात्मक भाषा है, ये नकारात्मक भाषा है, अर्थात ये नकारात्मक भाषा है, अर्थात निषेधात्मक भाषा है, अर्थात निषेधात्मक भाषा है। नकारात्मक भाषा है अर्थात निषेधात्मक भाषा है, निषेधात्मक भाषा है। और यह अनिवार्य भी है, और यह अनिवार्य भी है, और यह अनिवार्य भी है, और यह अनिवार्य भी है। यदि यदि अनुच्छेद 20 का, यदि अनुच्छेद 20(1), यदि अनुच्छेद 20(1), यदि अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1) की पालना नहीं की जाती है, की पालना नहीं की जाती है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन 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 है। If Article 20 Clause 1, if Article 20 Clause 1 has not been followed, has not been followed, has not been followed, has not been followed, then it is violative of, then it is violative of, then it is violative of, then it is violative of personal liberty, then it is violative of personal liberty, then it is violative of personal liberty under article, then it is violative of personal liberty under article, under article 21, under article 21,
अनुच्छेद, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 20 के खंड 1 का प्रथम भाग, अनुच्छेद 20 के खंड 1 का, अनुच्छेद 20 के खंड 1 का प्रथम भाग, अनुच्छेद 20 के खंड 1 का प्रथम भाग आपराधिक विधियों का, आपराधिक विधियों का, आपराधिक विधियों का, आपराधिक विधियों का, आपराधिक विधियों का भूतलक्षी प्रभाव, आपराधिक विधियों का भूतलक्षी प्रभाव, भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर, भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर निषेध करता है, निषेध करता है, निषेध करता है यदि कोई, यदि कोई, यदि कोई, यदि कोई नया अपराध सृजित किया जाता है तो, यदि कोई नया अपराध सृजित किया जाता है तो, यदि कोई नया अपराध सृजित किया जाता है तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 1, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 1 prohibits the retrospective application, the first part of article 20 clause 1 prohibits the retrospective application, prohibits the retrospective application, retrospective application of criminal laws, of criminal laws, of criminal laws if a new offense has been created, if a new offense has been created, if a new offense has been created. आगे लिखिए हिंदी में, ऐसी विधियां जो एक नया अपराध सृजित करते हैं, हाँ इसी में लिखिए, हाँ ऐसी विधियां जो एक नया अपराध सृजित करती हैं, ऐसी विधियां जो एक नया अपराध सृजित करते हैं, ऐसी विधियां जो एक नया अपराध सृजित करते हैं, थोड़ा तेज लिखिए, ऐसी विधियां जो एक नया अपराध सृजित करते हैं, करते हैं, करते हैं यदि इनका प्रभाव, यदि इनका प्रभाव, यदि इनका प्रभाव, यदि इनका प्रभाव भूतलक्षी रूप से लागू होता है, यदि इनका प्रभाव भूतलक्षी रूप से लागू होता है, भूतलक्षी रूप से लागू होता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। और साथ ही, और साथ ही, और साथ ही ये युक्ति युक्तता, और ये और साथ ही यह युक्ति युक्तता, युक्ति युक्तता कोमा न्याय, युक्ति युक्तता कोमा न्याय कोमा साम्य, न्याय कोमा साम्य कोमा अच्छे विवेक के सिद्धांत, अच्छे विवेक के सिद्धांत, अच्छे विवेक के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, अच्छे विवेक के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, और यह एक मनमानी विधि होगी, और यह एक मनमानी विधि होगी, और यह एक मनमानी विधि होगी, और यह एक मनमानी विधि होगी। लिखिए इंग्लिश मीडियम, such law which creates a new offense, such law which creates a new offense, such law which creates a new offense, which applies retrospectively, such law which creates a new offense, which applies retrospectively, such law which creates a new offense, which applies retrospectively, retrospectively, comma, it would have been, it would have been, it would have been violative of Article 21, it would have been violative of Article 21, it would have been violative of Article 21, and it would be against the principle of, and it would be against the principle of, and it would be against the principle of, and it would be, and it would be against the principle of reasonableness, reasonableness, comma justice,
comma justice, comma equity, reasonableness, comma justice, comma equity, comma good conscience, and it would be an arbitrary legislation, and it would be an arbitrary legislation, and it would be an arbitrary legislation, and it would be an arbitrary legislation. ठीक है सर, जैसे एक बार और समझा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आज सर 2024 चल रहा है, चोरी की सजा कितनी है, थेफ्ट की कितनी ईयर, आज किसी चोर ने चोरी करी है, आज क्या डेट है 17, आज एक चोर चोरी करता है, मान के चलिए आज एक चोर चोरी करता है 17 अप्रैल, आज एक चोर चोरी करता है, और जब इसका ट्रायल चल रहा है तो 2025 में गवर्नमेंट क्या करती है, चोरी की सजा को कितना कर देती है, 3 से। इसको जिस दिन जजमेंट आया उस दिन डेट थी सर 10 जून, और गवर्नमेंट ने कितनी सजा की हुई थी। अब जब चोर ने चोरी करी तब कितनी सजा थी, तो उसको 3 ही मिलेगी। अगर उसको 2 साल फालतू रोक लिया तो ये आर्बिट्रेरी रिलेशन बन जाएगा और आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, क्योंकि उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म कर दी ना आपने। तुम्हें आर्टिकल 20 का अगर इफेक्ट देखना है तो वो कहां से आएगा, सीधा सीधा, ये बात समझो पहले, ठीक है। आगे लिखिए, यदि कोई आपराधिक विधि पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि कोई आपराधिक विधि किसी ऐसे अपराध के लिए दंड में वृद्धि करता है, यदि कोई आपराधिक विधि किसी ऐसे अपराध के लिए दंड में वृद्धि करता है, यदि कोई आपराधिक विधि किसी ऐसे अपराध के लिए दंड में वृद्धि करता है, दंड में वृद्धि करता है, जो पहले से ही अपराध था, तो ऐसी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, लिखिए, इफ एनी क्रिमिनल एक्ट, या फिर ऐसे लिखिए इफ एनी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे लिखिए इफ एनी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट increases the punishment for offense which was an existing offense, then such criminal law does not apply retrospective. Such criminal law does not apply retrospective. लिखिए, आगे लिखिए। देखो सर, ऐसे ये तो हो गई बात जिसमें अपराध को बढ़ा दिया गया, लेकिन कभी कभी सर ऐसा भी हो सकता है ना कि 2024 में मान लीजिए आज चोरी की सजा है 3 साल, लेकिन एक दिन सरकार सोचे कि यार चोरी तो बहुत जरूरी चीज है, इससे तो खाना पीना चलता है लोगों का, और 3 साल को कर दे कितनी साल की सजा। अब बताओ सजा कितनी साल की होगी। और मान लीजिए ये तो हो गया कम, ये तो कर दी लेस ऑफेंस, लेकिन मान लीजिए 2010 में किसने क्या की है, एडल्ट्री, 2010 में किसी ने एडल्ट्री करी थी, एडल्ट्री की शायद 2 या 3 साल सजा हुआ करती थी, 497 में 2 या 3 साल की सजा थी, या 7 साल या 5 साल ऐसे कुछ सजा थी, मेरे को अब नहीं याद है। देखो कितनी साल की सजा है आईपीसी में, निकालिए एक बार आईपीसी सजा, देखिए एक बार एडल्ट्री की कितनी सजा दी हुई है, एडल्ट्री की कितने साल की सजा दी हुई थी,
पुराने वाले बैरेक में नहीं होगा, नए वाले बैरेक मतलब पुराने वाले में होगा, नए वाले में तो रिपील कर दिया होगा इसको। पांच साल की सजा चाहिए थी ना, 5 साल, 5 से 7 साल ऐसा कुछ सजा है। जिनको नहीं पता एडल्ट्री क्या होता है सुन लीजिए एक बार। सर एडल्ट्री क्या होता है, इसको बोलते हैं जार क्रम। एडल्ट्री क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि ये किसी और की वाइफ है, उसके साथ में उसके साथ में कंसेंसुअल रिलेशन बनाता है, ठीक है, और वाइफ भी अपनी कंसेंट से कंसेंसुअल रिलेशन बना रही है उस थर्ड पर्सन के साथ में, उसको भी पता है कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। तो अगर हस्बैंड हस्बैंड मुकदमा दर्ज करता है, हस्बैंड जब मामला दर्ज कराता है 497 में उस आदमी के अगेंस्ट, किसने मेरी वाइफ के साथ में गलत किया, तो उसमें वाइफ लाइबल नहीं होती है, कभी भी वाइफ को सजा नहीं मिलती इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ सजा किसको मिलती है, उस थर्ड पर्सन को सजा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कौन से केस के अंदर, जोसेफ शाइन के अंदर। और जब शाइन में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करते हुए बोला कि देखो जो एक महिला है वो एक पालतू जानवर नहीं है, वो एक कैटल नहीं है आदमी की, जिसको वो जहां उसकी इच्छा है वो वहां करे। उसके आर्टिकल 21 है, उसका क्या है, उसका आर्टिकल 21। ये फैसला तो अच्छा था, लेकिन इससे एक एक पार्ट ऐसा है हमारे समाज का, उसको बहुत दुख हुआ। और कौन सा पार्ट था वो, फौज। सेना ने बोला कि यार सर ये प्रोविजन जो है ना ये ठीक नहीं है, जोसेफ सैन को बोला जाए कि ये आर्मी पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सारे फौजी भाई कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं 6 महीने 7-8 महीने। उनके लिए तो उनके वही है, जो भी है परिवार ही है सब कुछ। अगर वहां से भी धोखा मिलेगा और उसमें भी अगर केस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या बचेगा उनके पास। आर्मी ने स्पेशल वो लगा रखी है और केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है ये सुप्रीम कोर्ट में भी। क्योंकि आर्मी के लिए तो सर उनके लिए क्या चाहिए, अरे जिंदगी भर देश की रक्षा करी, इधर घर भी लुट गया। आप समझ रहे हो बात, लेडी को नहीं लायबल करते। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना, इन सच केस, बस ज्ञान नहीं, इन सच केस द वाइफ शेल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर। दुष्प्रेरक की तरह उसको आप जिम्मेदार और दंडित नहीं करोगे। क्यों नहीं, ये बताओ, मुझे भी बताओ। अरे आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वो बताओ पहले तो मुझे। हाँ हाँ बोलिए। कंसेंसुअल लिखा है इसमें, वर्ड कंसेंसुअल यूज हुआ है। देखो सोसाइटी में ऐसा है कि आदमी की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है, महिलाओं को ज्यादा छूट दी गई है। तो ये तो हो ही रहा है। तो आज आप देखोगे ना, तो जितने भी मामले 125 के मेंटेनेंस के सब फर्जीवाड़े में है। जो 498A में देखोगे क्रूरल्टी में, सब फर्जीवाड़े के मैटर्स हैं, कुछ नहीं है। और आजकल तो मैं बता ही रहा था उस दिन कि 377 भी लगा देती है महिलाएं इसके साथ में। गलत है तो है भाई, एक जो है महिलाओं को कानून भी तो सशक्त करने के लिए दिया हुआ है ना। हमारा आर्टिकल 15(3) ये तो बोलता है कि महिलाओं के फेवर में कानून बनाए जाएंगे, तो बना रहे हैं महिलाओं के फेवर में कानून। आप कंसेंसुअल जाओ या कैसे भी जाओ, गलती आदमी की ही मानी जाएगी। नहीं, ये वास्तविकता है, हमारे लोग की ये वास्तविकता है। इसलिए आदमी को आज के जमाने में ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। फिर आज के लोगों की फैंटेसीज और कपोल कल्पनाएं भी तो जागे ही ना लोग ज्यादा, एक से मन नहीं भरता, क्योंकि इंस्टाग्राम देखते हैं। अरमान मलिक को अगर आप अपना रोल आइडल मानोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह, तो आपको फिर कौन अच्छा लगेगा, अरमान मलिक? ये वो भी तो 2 रख रहा है, हम भी। तो फिर उससे क्या होता है ना, एक सोसाइटल बैलेंस खराब होता है। तो मान लीजिए एडल्ट्री करी थी इस आदमी ने 2010 में, जिस टाइम सजा थी इसकी 5 साल। सर आज चल रहा है 2000, इसकी सजा, जैसे हमने जोसेफ सिंह 2018 में आया और इस जो एडल्ट्री को कर दिया रिपील, इसका क्या प्रभाव होगा बताओ, इसका बताओ और इसका बताओ।
उस टाइम ऑफेंस था, लेकिन जब सजा देने का समय आया ना, ट्रायल चलता गया चलता गया चलता गया। अरे यार तुम ना बहुत दिमाग लगाते हो। अरे 2017 में एडल्ट्री करी है, 2018 में फैसला आ गया, लो। तो 5 साल सजा दोगे तुम उसे? देखो सर ऐसी बात, अरे बस सजा दोगे आप, इन कभी भी जब भी सजा कम कर दी जाए या फिर उस सजा को खत्म कर दिया जाए, तो न्यायालय क्या करेगा, आप लोग क्या करोगे, कम से कम पनिशमेंट दोगे, कम से कम पनिशमेंट। ठीक है, आप उसको लेसर पनिशमेंट दोगे, जितनी कम आप दे सकते हो। भाई 6 महीने की सजा काट लिया, साल भर की काट ले, और इतना समय तो वो जेल में भी रह चुका होता है, तो सेट ऑफ करके उसको फिर रिहाई कर देते हैं। सेट ऑफ का प्रोविजन दिया हुआ है ना 428 सीआरपीसी में, कि जितनी सजा आपने वहां निकाल ली उस सजा को आपको घटा दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? आप जब बात करते हो जेंडर न्यूट्रलिटी की, लैंगिक समानता की, तो हमारे देश में वो कभी नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम। आप कभी टीचर बनना, पुरुष की सैलरी हमेशा ज्यादा होगी और महिला की कम। क्यों? ऐसा क्यों? सरकारी टीचर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, सरकार तो फिर भी समान वेतन देती है, महिला हो या पुरुष। तुम आरएसएस बन जाओगे तो आपका और आपका जो पति होगा भविष्य में, उसका दोनों का वेतन क्या होगा, समान होगा। लेकिन द सेम सिचुएशन इज नॉट विद द वुमन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर महिलाओं को 4 हक ज्यादा दिए हुए हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, समझ रहे हो आप? अरे इज्जत पुरुष की खराब थोड़ी होती है। तुम देखा कि उस आदमी की बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, देखा है कभी, सुना है कभी कि वो आदमी तो बदनाम हो गया पूरे 4 लोगों में, इज्जत के मामले में, कैरेक्टर के ऊपर? होता है क्या कोई आदमी? आदमी खुश और होता है, वाह आई एम ए प्ले बॉय, ऐसा और करता है आदमी, ये और बोलता है भाई मैं तो प्ले बॉय हूँ, सबको बनना है इमरान हाशमी। टेक्निकल बात ही है ना। लेकिन महिलाओं की एक डिग्निटी होती है, उनकी एक गरिमा होती है, वो डिग्निटी आपको उनको मेंटेन रखनी पड़ती है। और डिग्निफाइड लाइफ तो तभी हो पाएगी ना जब हर चीज आप उस बैलेंस में रख के चलोगे। एक तो आपकी सैलरी कम है, ऊपर से आपको किसी भी ओवर टाइम अगर बॉस बुला रहा है, तो जो अगर ये कानून नहीं होते तो कितनी हरेस होती महिलाएं। तो तुम्हें लगता है ना कि यार सर गलत है, ये महिलाओं के साथ ऐसा क्यों है, महिलाओं को 4 अधिकार क्यों दे रखे हैं फालतू। कुछ कुछ महिलाएं दुरुपयोग कर रही है, उसमें ये नहीं कह सकते आप कि सारी महिलाएं खराब है, कुछ कुछ महिलाएं दुरुपयोग कर रही है। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसकी भाभी वहां से भिलवाड़ा से, लेकिन उसकी जब शादी हुई होगी तो भाभी जॉब करने के लिए 15 दिन जोधपुर रही है। और आपको अगर पता हो तो 15 दिन जो उसके दोस्त के भैया हैं वो भी वहीं रहे, भिलवाड़ा क्या जोधपुर रहे 15 दिन। और उन्होंने 10-15 दिन जैसलमेर भी निकाले कोई प्रोजेक्ट के चक्कर में। ठीक है, उस लेडी ने जो केस फाइल किया डाइवोर्स का, अननेचुरल ऑफेंस का, 498 का, वो कहां फाइल किया है, जैसलमेर जाके, टू हरेस द पार्टी। हरेस करने के लिए तो किया है ना, तो 15 दिन तो वहां रहे थे। अरे नहा भाई, क्योंकि आपको प्रावधान दिया हुआ है, आप पढ़ोगे 127 पढ़ोगे शायद, 128 में दिया हुआ है कि जहां पे भी आप रहे हो, जहां 127 ही है ना, जहां पे भी आप रहे हो आप वहां केस फाइल कर सकते हो मेंटेनेंस का। अब कुछ कुछ महिलाएं अगर गलत कर रही है तो गलत कर रही है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं के साथ गलत भी तो हो रहा है ना। सेम केस देखे मैंने, एक सोसाइटी में मेरे साथ केस आया कि उसके हस्बैंड बैंक में नौकरी किया करते थे, अल्टीमेटली ही डाइड इन एक्सीडेंट। और जैसे ही वो एक्सपायर हुए, उसके सास ससुर चाहते हैं कि उसकी जगह जो नौकरी मिले, जो सरकारी नौकरी में अगर आप होते हो तो एक डिपेंडेंट को नौकरी मिलती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुकंपा। अनुकंपा कहते हैं ना कि भाई अनुकंपा पे नौकरी लगी है, तो उस पे उसकी वो सास ससुर चाहते हैं कि नौकरी लगे छोटे भाई की, वाइफ की नहीं लगे। किसकी लगे? छोटे भाई की नौकरी लगे, वाइफ की नहीं लगनी चाहिए। अरे जो पुलवामा में अभी हमला हुआ था हमारे, और 4-5 हमारे जवान शहीद हुए राजस्थान के, याद नहीं गए? वो सब बैठ गई थी धरने पे महिलाएं। वो क्या चाहती थी कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमारी जगह नौकरी को दो, हमारे देवर को दो।
तो सरकार ने मना कर दिया कि देवर को नहीं देंगे नौकरी, आपको देंगे या आपके बच्चों को देंगे। याद है इसका बहुत तगड़ा विवाद हुआ था, आज के 2-3 साल पहले की बात है ये। और उसमें से एक महिला थी, एक जो वीरांगना थी, उन्होंने अपने देवर से शादी कर ली थी, तो वो चाहती थी कि नौकरी किसको मिले, देवर को मिले। बहुत इश्यू हुए थे अभी। अब ये एक नाता प्रथा है हमारे राजस्थान में। नाता प्रथा को जानते हो क्या होता है? नाता प्रथा, नाते मतलब होता है कि आप किसी और के पास चले जाते हो। ये प्रथाओं के बिल्कुल थोड़ा पढ़ा करो, क्योंकि आरजेस के ऐसे में एक साल आया हुआ है कि राजस्थान की लोक प्रथाएं 2018-17 में पूछा है या 19 में पूछा हुआ है। एक ऐसे राजस्थान में लोक प्रथाएं कौन कौन सी प्रथाएं, नाता प्रथा, सती प्रथा, जितनी भी प्रथाएं उनके ऊपर ऐसे लिखना था एक। अब आजकल मुझे लगता है कि जब से इन्होंने इंटरव्यू में मार्क्स रखे हैं, इस बार राजस्थान ओरिएंटेड ऐसे मैंडेटरी पूछा जाएगा, क्योंकि बाहर की बहुत भीड़ आ गई ना, और ये काम करने में कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को, मन लगे काम नहीं करते। अरे भैया, काम जब आप पूरा चित मन लगा के करते हो तब जाके एम्प्लॉय को हायर करने में मजा आता है। अभी मैं 3 एम्प्लॉय हायर कर लूं, लेकिन वो अपने मन से कुछ करे ना, मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़े, तो फिर मजा आएगा क्या उनसे काम करवाने का? या मैं उनसे जब फॉलो अप ले रहा हूँ तो कह रहे हैं सर वो तो ऐसे है, सर वो तो ऐसे, बहानाबाजी कर रहा है कोई। तो ये जितने भी बाहर के लोग आए उसमें से ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो बहुत चित मन लगा के काम नहीं करते, अपनी सैलरी लेते हैं और चिल रहते हैं। तभी तो निकाल दे 2-4 को, हो गया बस तुम्हारा। परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं इन लोगों की। तो मुझे कम से कम सजा, कम से कम 5 साल से कम से कम, तुम चाहो तो 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, कम से कम सजा। मैक्सिमम सजा नहीं होगी। फिर आप चाहो कि 5 साल सजा दे ले, कम से कम सजा, लेसर पनिशमेंट आप दोगे। इस पॉइंट को लिख लो एक बार। यदि किसी यदि किसी पश्चातवर्ती पश्चातवर्ती उस हाँ पैराग्राफ यदि किसी पश्चातवर्ती विधि द्वारा यदि किसी पश्चातवर्ती विधि द्वारा अपराध की सजा अपराध की सजा अपराध की सजा घटा दी जाती है या समाप्त कर 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 दी जाती है, तो न्यायालय उस अवस्था में 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 कम से कम सजा प्रावधानित करेगा। तो न्यायालय उस अवस्था में कम से कम सजा से दंडित करेगा। तो न्यायालय उस अवस्था में कम से कम सजा से दंडित करेगा। कम से कम सजा से दंडित करेगा। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। wherever the offense is abolished wherever the offense is abolished or 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 the punishment is reduced or the punishment is reduced or punishment is reduced by a subsequent law 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 the court will the court will the court will convict him for the court will convict him for the court will convict him for lesser punishment the court will convict him for lesser punishment lesser punishment lesser punishment lesser punishment for the purpose of for the purpose of equity for the purpose of equity for the purpose of equity। ठीक है सर, यहां तक हो गया खत्म आपका 20-1। अब 20-2 में आओ। इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी
एक सेकेंड, समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 22 क्या होता है इसको देखिए एक बार। जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 22 की, तो ये डील करता है डबल जियो पार्टी से। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दोहरा दंड, दोहरा दंड या दोहरे दंड का सिद्धांत, जैसे भी, ठीक है, दोहरा दंड जिसको हम कहते हैं, दोहरे दंड का सिद्धांत, जैसे भी आप इसको समझना चाहें समझिए। डबल जियो पार्टी क्या होता है इसको समझिए, और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा आर्टिकल 20 क्लोज 2 और सेक्शन 300 सीआरपीसी, इन दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं एक बार समझाता हूं आपको। पहले देखिए जियो पार्टी मतलब क्या होता है, और ये शब्द क्या है जियो पार्टी, इसका मतलब समझते हैं पहले थोड़ा सा ना। देखिए जब मैं बात करता हूँ डबल जियो पार्टी की, इसका एक बार मतलब समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। इस जियो पार्टी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशान करना या परेशानी देना। आप दो बार एक ऑफेंस के लिए दो बार किसी को परेशान नहीं कर सकते। और जहां मैं बात करता हूं डबल जियो पार्टी की, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए क्या कंसेप्ट है, ये कैसे काम करता है। सर ये कंसेप्ट इसे बोलता है कि एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब मान लीजिए 2010 में एक मर्डर हुआ, ए का मर्डर हो जाता है ए का, और कोर्ट क्या करता है एक्स को, कोर्ट क्या करता है एक्स को ट्रायल होने के बाद में 2012 में एक्स को सजा देता है सर 10 साल की, कि आपने मर्डर किया है ए का, ठीक है। 10 साल की सजा दी है कोर्ट ने, 10 साल की आपको सजा दी जाती है। जब 10 साल की सजा दे दी, उसके बाद में क्या होता है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन होती है इस मैटर में, कुछ और इन्वेस्टिगेशन होती है इस मैटर में, और पता लगता है कोर्ट को कि जब मर्डर हुआ था ए का, तो ए का मर्डर बहुत ही ब्रूटली तरीके से हुआ था, बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ था। क्या हुआ था? बहुत ही विभत्स तरीके से इसको मारा था। किसने मारा था? एक्स ने मारा था ए को। और कुछ एविडेंसेस कोर्ट के हाथ लगते हैं, मतलब सजा देने के बाद में कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया था। कोई हाई प्रोफाइल आदमी था, इन्वेस्टिगेशन, सजा देने के बाद भी क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो ही रही थी इस मैटर में, और पता चला कि बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया है। 10 साल की सजा तो बहुत ही कम है। अब क्या होता है, सेम चीज के ऊपर, सेम चीज के ऊपर फिर से कोर्ट, सेम कोर्ट, कोर्ट सेम रहेगी, ठीक है ना। फिर से कोर्ट फिर से उसका ट्रायल करती है, मार दिया एक बार, फिर से उसका ट्रायल किया, और इस बार 10 साल को बदल दिया लाइफ इम्प्रिजमेंट में। सेम कोर्ट ने, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय ने फिर से और एविडेंसेस आने के बाद में ये आप नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? मतलब एक ही मामले का बार बार ट्रायल नहीं हो सकता। ये बात समझो पहले, एक ही मैटर को आप बार बार नहीं सुन सकते और समझ सकते, और उसी का ट्रायल बार बार नहीं होगा। देखिए जब हम जियो पार्टी की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं कर सकते, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेमो डेट विक्स वेक्सरी। अगर मैंने आपको लिमिटेशन पढ़ा है आपने, तो वहां पे एक मैक्सिम लिखवाई थी मैंने आपको, नेमो डेट विस
नेमो डेट विक्स विक्शरी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, लिखिए, इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट नो मैन नो मैन should be put twice, no man should be put twice in trouble, twice in trouble, no man should be put twice in trouble for the same offense, for the same offense। इसमें लिखिए, किसी भी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक बार से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक बार से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता, एक बार ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। हम इसको एक और लाइन बोलते हैं, ओट्रीफोई कन्विक्ट, ओट्रीफोई अक्विट, ये भी इसी को बोला जाता है। कल को सवाल आ जाना कि ये किससे रिलेटेड है, ओट्रीफोई कन्विक्ट, ओट्रीफोई अक्विट। देखिए सर, सुनिए इधर, सुनिए इधर, रिलेटेड टू विच सेक्शन, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर सेक्शन 300 सीआरपीसी। क्या आंसर होगा इसका? या फिर आंसर क्या होगा इसका? आर्टिकल 20 क्लोज टू। ओट्रीफोई कन्विक्ट और ओट्रीफोई एक्विट मतलब होता है कि एक बार अगर कन्विक्ट हो जाए या फिर एक बार अक्विट हो जाए, बार बार सेम कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, मान लीजिए कोर्ट ने एक बार ट्रायल किया, आरोप यह था कि एक्स हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ ए, एक्स हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ ए। क्या एक्स ने ए की हत्या करी है? कोर्ट ने ट्रायल किया कोर्ट ऑफ सेशन में, और कोर्ट ने पाया कि इनसफिशिएंट एविडेंस और बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने एक्स को क्या कर दिया? अक्विट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। लेकिन मान लीजिए स्टेट चला गया अपील में। कहां चला गया? स्टेट हैज गॉन टू द अपील, और अपील कहां लगेगी सर? हाई कोर्ट में लगेगी अपील। और लिमिटेशन के आर्टिकल का अगर बताओ तो सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में कितने दिन में जाएगी? अक्विटल की अपील 60 डेज। कंफर्म क्यों नहीं हो? 60 डेज याद करो, 116 याद करो, लिमिटेशन का आर्टिकल पूजा 60 डेज, क्योंकि डेथ की जाती है 30 डेज के अंदर और बाकी जाती है, तो सर 60 दिन में स्टेट को जाना था अपील में, स्टेट अपील में चला गया। और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला, मतलब ट्रायल कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाली लोकल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है जो जिस कोर्ट ने मैटर को ट्राई किया है, जिस भी कोर्ट ने मैटर का विचारण किया उसको क्या कहते हो आप लोग? ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट में जाओगे तो ट्रायल कोर्ट क्या हो जाएगा? सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो ट्रायल कोर्ट क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, जहां पे ट्रायल हुआ है मामले का। हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है मामले का। हाई कोर्ट में क्या होता है? हाई कोर्ट में कभी ट्रायल नहीं होगा किसी भी मैटर का। हाई कोर्ट में क्या होता है? जो भी एविडेंसेस हैं ऑन द मैटर ऑन रिकॉर्ड, हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट कभी एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं करता। कभी भी वो हाई कोर्ट को देखोगे कि वहां पे गवाह आया और हाई कोर्ट में आके बयान देके जा रहा है। हाई कोर्ट में बयान भी दर्ज नहीं होते, जितने नीचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए उन्हीं के आधार पर कोर्ट को फैसला करना होता है। और कोई गवाह छूट जाए तो कोर्ट डायरेक्ट कर देता है नीचे वाली कोर्ट को कि इसकी गवाही करा और वापस भेज। समझ में आई बात? और गवाही अगर छूट जाए तो कौन से सेक्शन में बुलाते हैं सीआरपीसी के? 311। वेरी गुड, 311। बेस्ट बेकरी केस, बेस्ट बेकरी केस है इसका, मैंने बताया था आपको। चलिए अभी पढ़ेंगे, देखो 2 महीने में हो जाएगा सब, डोंट वरी। तो सर हाई कोर्ट ने क्या कर दिया सर? यहाँ पे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो क्या ये आदमी प्ली ले सकता है क्या कि सर डबल जीओ पार्टी लग गया है? बताइए मुझे, कि डबल जीओ पार्टी की प्ली लेगा? सेशन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ऑफ सेशन ने इसको अक्विट कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने जाके इसको क्या क्या कर दिया? कन्विक्ट कर दिया। क्या ये डबल जीओ पार्टी की प्ली लेगा? नहीं लेगा। तो मतलब सेम कोर्ट बार बार नहीं सुनेगा। ये बात सुनिए, अपील में जाओगे तो चेंज होगा। ये थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है, ये समझिए। एक डिफरेंस लिखो इसका, एक तरफ लिखिए 20 2, एक तरफ लिखिए 300। इसका एक डिफरेंस लिखिए।
कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। मेंस के टाइम पे जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, मेंस के टाइम पे जब आप मेंस में जब आप डिफरेंस लिख रहे हैं, ये सीआरपीसी का है, ठीक है, ये सीआरपीसी का सेक्शन 300 है। जब मेंस के टाइम पे आप आंसर्स लिख रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वो बात का विशेष ध्यान क्या है, सुनिए। जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, आपके पास समय है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, वो आंसर सुंदर लगता है और कॉपी सबसे अलग लगती है। मान लीजिए एग्जाम में मेंस लिख रहे हैं 500 बच्चे, और अगर डिफरेंस लिख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ 480 बच्चे ये होंगे जो कि ऐसी लाइन खींच के डिफरेंस लिख रहे होंगे। अगर आपको कॉपी को अलग दिखाना है तो 20 बच्चों में आप आइए, लेकिन बस शर्त यह है कि समय होना चाहिए आपके पास। क्योंकि जब आप आंसर ऐसे लिखते हो, 2 लाइन में उसका अंतर लिखा, 30 लाइन में इसका लिखा, however in the section 300 is applies to so and so so and so, तो आप लिखते हो ना, ये यद्यपि धारा 300 इन मामलों पर लागू होती है। जब आप ऐसे लिखते हो तो आंसर बहुत सुंदर लगता है, नो डाउट, लेकिन अगर ऐसे लिखने में अगर पेपर छूट जाए तो नुकसान आप अपना ही है। समय है तो ऐसे लिखो, और समय नहीं है तो कॉपी के बीच में लाइन खींचो और सटासट लिखना स्टार्ट करो। ये बात क्लियर है? मेंस के टाइम पे इसका विशेष ध्यान रखना, पेपर नहीं छूटना चाहिए, हमारा मुख्य टारगेट ये है। आंसर समय अच्छे से लिखना है, और जितनी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा मुझे नहीं लगता कि किसी का पेपर भी छूटेगा और कोई ढंग का कंटेंट भी आप नहीं लिख के आओ तो फिर, क्योंकि मैं अच्छे से प्रयास करवा दूंगा आपका। मेंस की तैयारी अलग होती है। तो जब जिस दिन आपका मेंस होगा, उस दिन जब से आपका मेंस चलेगा, तो आपको क्लास जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे, अगर मेहनत करोगे तो सब बच्चों को मेंस फ्री हो जाएगा। जो बच्चों का प्री हो जाए, जिन बच्चों का प्री क्लियर हो जाए, क्लास उनको लेनी है, उसके बाद मेंस लिखना है। और जिस दिन आपका डेट फिक्स हो कि यार इस दिन मेरे को मेंस का डेडिकेट करना है, तो उस दिन उनकी क्लास नहीं होगी, उनको उस दिन वो लोग क्या लिखेंगे, उस दिन वो पेपर लिखेंगे सीधा आके। फिर वो क्लास पेपर लिखने के बाद घर जाएंगे और फिर इसकी क्लास लगाएंगे। इज दैट क्लियर? आपका हर 2 दिन में या 3 दिन में एक ऐसे भी लिखवाऊंगा। और अभी से मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आप तैयारी कर लो, अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दो। अखबार पढ़ना, बहुत ज्यादा अखबार पढ़ो, रद्दी से अखबार खरीद लो, बहुत सारे रद्दी मिलती है अखबार मार्केट में, 5-10 किलो रद्दी खरीदो, और हर अखबार में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स काटना छाटने स्टार्ट करो, क्योंकि अखबार तो इकट्ठे किए नहीं होंगे आपने। चलो लिखो केस एक, इसमें अंतर में लिखिए, इसके डिफरेंस में लिखिएगा प्लीज, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा अनुच्छेद, अच्छा आईपीसी कहां से आ गई, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(2) सिर्फ अनुच्छेद 20(2) सिर्फ अपराध के लिए अपराध के लिए अपराध के लिए अपराध के लिए अभियोजन अभियोजन व दंड के बारे में बताता है। अपराध के लिए अभियोजन व दंड के बारे में बताता है, वह दंड के बारे में बताता है, वो दंड के बारे में बताता है। इधर लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इट टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट prosecuted it talks about prosecuted and punishment for the offense. It talks about prosecuted and punishment for the offense. It talks about prosecuted and punishment for the offense. It talks about prosecuted and punishment for the offense. अगर यहीं से तुमको पैराग्राफ में लिखना है तो ऐसे लिखना, however but in section 300 of the CRPC, फिर वो चीज ऐसे हो जाएगी, यद्यपि या फिर बल्कि धारा 300 CRPC उसके बारे में बताती है, ठीक है, वो मतलब चीजें चेंज होती रहेगी,
ठीक है, इसी के नीचे ऐसे लिख देते हो, लेकिन आप डिफरेंस में लिख रहे हो तो यहाँ लिखिए। However, section 300 CRPC, इंग्लिश में पहले लिख लो। However, section 300 CRPC, however, section 300 CRPC, section 300 CRPC talks about prosecuted, comma punishment, comma punished, prosecuted, comma punished, or acquitted of the accused, and it gives more broader rights to the accused person, whether he is guilty or acquitted, लिखिए। धारा 300 सीआरपीसी, धारा 300 सीआरपीसी अभियोजन के साथ साथ, धारा 300 सीआरपीसी अभियोजन के साथ साथ दोष सिद्धि व दोष मुक्त होने के मामलों पर भी लागू होती है, तथा ये अपराधी को अनुच्छेद 20(2) से विस्तृत अधिकार प्रदान करती है, अनुच्छेद 20(2) से विस्तृत अधिकार प्रदान करती है, डबल जियोपार्डी क्या होता है अब सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। जहां मैं बात कर रहा हूं प्रोसिक्यूशन से, प्रोसिक्यूटेड अभियोजन, जहां मैं इसकी बात करता हूं, इसको समझने के लिए एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा हूं अभियोजन की, मतलब एक बार उसके ऊपर ट्रायल चला हुआ है, एक बार ट्रायल हो चुका है उसका, और वो अगर कन्विक्ट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, तो दोबारा सेम कोर्ट ट्रायल नहीं करेगा। ये आर्टिकल 20 का 2 बोलता है। लेकिन सेक्शन 300 सीआरपीसी इसके साथ साथ क्या बोलता है, अगर कन्विक्ट हो भी तो भी दोबारा नहीं होगा, और अक्विट हो गया, अगर छूट गया तो भी नहीं होगा, तो सेम कोर्ट दोबारा भी ट्रायल नहीं करेगी। समझ ले बात, ये बात कौन बोलता है, ये 300 बोलता है, लेकिन सीआरपीसी तो सिर्फ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही कहता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ क्या है, अपवाद भी हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि सेक्शन 300 में दिए हुए हैं। जब आपको सेक्शन 300 पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक अपवाद क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोर्ट ने एक पर्सन को क्या कर दिया, अक्विट कर दिया या फिर कन्विक्ट कर दिया। एक पर्सन था, उसके ऊपर चार्जेस थे कि उसने वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, उसने घोर उपहति कारित करी है 325 के अंदर या 323 के अंदर या 324 के अंदर, मान लीजिए उसने वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, उसने स्वेच्छाएं क्या किया है, घोर उपहति कारित करी है। समझना बात, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है 3 साल की, मान लीजिए ट्रायल करके, और जब ये किया था तो वो आदमी मरा नहीं था, वो आदमी किसमें था सर, कोमा में था। लेकिन मान लीजिए वो आदमी मर चुका है, अब इसको जब कितनी 3 साल की सजा थी, जब वो कोमा में था, लेकिन वो जैसे सजा मिलती है उसके 1-2 साल बाद वो भी कोमा से निकल लेता है। जब उसको सजा दी गई थी 325 में दी गई थी, लेकिन अब क्या उसके एक्सपायर होते वो ऑफेंस क्या बन जाएगा, 302 या फिर 304, ये बन जाएगा कल्पेबल की सजा या फिर मर्डर की सजा, इसमें ऑफेंस कन्वर्ट हो गया है।
ऑफेंस क्या हो गया है, एक जो अपराध था वो अब चेंज हो गया है, उसकी प्रकृति चेंज हो गई है, तो सेम कोर्ट फिर से ट्रायल करेगी और सेम कोर्ट ट्रायल करके अब किस में कन्विक्ट करेगी। होता है ना कभी कभी कि वो 7 दिन घायल रहा है, 15 दिन घायल रहा है, फिर चार्जेस चेंज करती है पुलिस चार्जशीट फाइल करते वक्त, ऐसे होता है। लेकिन मान लीजिए 2 साल तक, 2.5 साल तक 2 साइड कोमा में रहा, वो कोर्ट ने तो ट्रायल करके दे दी 3 साल की सजा, फिर बाद में फिर वो उसकी डेथ हो गई। दोबारा सुन सकते हैं उसको फिर, या अपवाद दिए हुए सेक्शन 300 के, सेक्शन 300 के क्या है, ये सारे एक्सेप्शन हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तो यहाँ टाइम लगेगा, लेकिन तुम देख लेना। सीआरपीसी है, सीआरपीसी कोई लाया, डिगलोट, डिगलोट से पढ़ना। किससे पढ़ना? डिगलोट नहीं, सॉरी, एक क्रिमिनल मैनुअल खरीद लेना। जो नए बैरेक्ट होंगे ना, उनके सर एक एक बैरेक्ट मत खरीदना, उनका क्या खरीदना, क्या खरीदना उनका? क्रिमिनल मैनुअल। उसमें एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी एक साथ रहती है, वो तुम्हें हेल्पफुल रहेगी। मतलब जज भी बन जाओगे तो तुम्हें तीनों हेल्पफुल रहेगी। और जो बच्चा जज बनेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक बुक दूंगा, और बुक का नाम क्या होगा? माय लॉर्डशिप। तुम्हारी जजमेंट राइटिंग उससे बहुत सुंदर होगी। अभी अगर तुम माय लॉर्डशिप पढ़ के जजमेंट लिखोगे कोर्ट वहां पे, तो फेल हो जाओगे, क्योंकि क्रिएटिविटी वहां दिखाई जाती है जहां पे तुम्हारा कुछ पद हो। तुम क्रिएटिविटी दिखा रहे हो जस्टिस के ऊपर, लॉ के ऊपर, अच्छे अच्छे कोर्ट्स लिख रहे हो, तो उससे तुम्हारा इंप्रेस नहीं होगा, वो काट और देगा कि ज्ञान दे रहा है, जो आ रहा पूछ रहे हो तो लिख नहीं रहा है, कॉपी में ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, वुमन इज नॉट ए चैटल ऑफ ए हस्बैंड, ऐसे वैसे लिख रहे हो। अरे भैया, जजमेंट पूछा है ऐसा रहेगा, और लिख रहे हो ज्ञान, तो फिर ऐसे क्या होगा ना, अल्टीमेटली नंबर काट देगा। जो तुम बन जाओगे उसे मैं तुम्हें बुक दूंगा। मेरी इच्छा है मैं हर एक बच्चा जो भी जज बनता है उसको ये बुक दी जाए, क्योंकि वो बुक उसको बहुत हेल्प करेगी थ्रू आउट हिज जर्नी। क्योंकि ये एक अलग जर्नी है, जिस दिन तुम सर्विस में आओगे तो उस दिन से एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी तुम्हारे जीवन की। ठीक है, ये बात होगी खत्म। यहाँ पे समझ में आ गई ये बात? इसको लिखवाऊंगा नहीं, सीआरपीसी में पढ़ेंगे अपन इसको। आ जाइए 20(3) में, और 20(3) में सर 20(3) जो है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत टिपिकल है। इसको समझने के लिए चाहिए कंसंट्रेशन। एक अच्छा टॉपिक है 20(3), इसको समझने के लिए चाहिए सर कंसंट्रेशन। 20(3) बोलता है, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है सर? नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव, नकारात्मक और प्रतिषेधात्मक इसकी लैंग्वेज है। इसकी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव है कि किसी भी पर्सन को आप ये नहीं बोल सकते कि तू इस मामले में क्या बन जा, गवाह बन जा, या खुद अपने खिलाफ सबूत दे दे। और इसको रखना बहुत जरूरी था, वरना पुलिस वाले टॉर्चर कर करके सारे एविडेंसेस इकट्ठे करके ये तो 100 में से 100 केस सोल्व कर देते। अरे 100 में 100 केस सोल्व कर देते इनका बस चलता तो। लेकिन 20(3) है। 20(3) को अगर आप देखोगे, एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इसको एक बार समझिए। ये जो पर्सन यहां शब्द यूज हुआ है, अगर आप पढ़ोगे बैरेक्ट में देखोगे तो बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को, तो मतलब जो पर्सन है वो कौन होना चाहिए? ये मैंडेटरी चीज है। वो कौन होना चाहिए? एक अक्यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपराधी होना चाहिए उसको। और आप उसको विवश करके, कंपल्शन करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे नहीं ले सकते। कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप उससे नहीं ले सकते। आप इसको एक बात समझने की प्रयास कीजिए। ये इंफॉर्मेशन, जानकारी की जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्या चीज होती है, इसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन और जानकारी की, इसको समझिए। देखिए सर, जब भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो वो दो तरह की चीजों में होती है।
इंफॉर्मेशन एक हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अगर आपको किसी कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? आप होश में हो, आप होश में हो, अभी आप होश में बैठे हो ना, मुझे आपसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको मेंटली टॉर्चर करूंगा, मानसिक रूप से आपका उत्पीड़न, और एक आपका फिजिकली भी मैं कर सकता हूं। तो जो 20-3 में रोके वो किस में रोके? आपके कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकलाने में रोके। आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके आप इंफॉर्मेशन नहीं रह सकते कॉन्शियस माइंड से। लेकिन आपका एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। आपके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन लेना वैलिड है, लीगल है। बता रहा हूं, उसका भी बताता हूं। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? खुद से? किस? हाँ, कोर्ट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हो। आप कोई ओनको माउस थोड़ी बनाओगे। ओनको माउस का नाम सुना है किसी ने? ओनको माउस। अंतरिक्ष में ना सबको भेजा जा रहा था, तो चूहे को भेजा, ओनको माउस, ही डेड, ही डाइड। वो उस एटमॉस्फेयर प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर पाया। फिर एक चिंपैंजी को भेजा गया। अरे ह्यूमन थोड़ी जाएंगे अंतरिक्ष में। एक चिंपैंजी को भेजा गया और चिंपैंजी एटमॉस्फेयर की एयर में जाके वापस आ गया। तो फिर उन्होंने समझा कि वो जो एटमॉस्फेयर एयर है उसका दबाव, उसका टेम्परेचर ह्यूमन सहन कर सकते हैं। कोर्ट का परमिशन मैंडेटरी है। जहां मैं बात करता हूं 20-3 में कि आप किसी को कंपेल नहीं करोगे, तो कौन सा कंपेल नहीं करोगे? मेंटल और टॉर्चर। विवश नहीं कर सकते आप कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। आप ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी निकाल सकते हो। और इसकी भी सारी कॉन्शियस माइंड की बातें इररिलेवेंट होती है, सिवाय कौन सी बात रिलेवेंट होती है? सारी बातें क्या है? सारी बातें क्या है? सारी बातें इररिलेवेंट होती है, सिर्फ एक दो बात रिलेवेंट होती है। वो रिलेवेंट बात क्या है? डिस्कवरी स्टेटमेंट की। मतलब अगर ये आदमी सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस मतलब होता है जैसे नार्को एनालिसिस होता है, तो उसको होश में नहीं होता वो आदमी ना, उसको उठाते हैं सोडियम पैंथेनॉल देके। सोडियम पैंथेनॉल एक केमिकल होता है, उसको देके उसको आधी अर्ध 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 नींद की अवस्था में रखा जाता है। अगर आपने एक तलवार मूवी देखी है तो आपने देखा होगा उसमें उससे जब वो उससे पूछा जाता है, नूपुर तलवार वाले केस में उससे पूछते हैं कि घर में कौन कौन था, उस रात कौन कौन पार्टी कर रहा था। वो बोलता है कुफरी मारी, कुफरी कुफरी किसने मारी। तो अगर आप देखोगे तो डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें बताई, he talk about those things, he talked about those things which lead to a discovery of a new object। मतलब उसने जो बातें बताई उनके माध्यम से आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। जैसे एक आदमी ने एक मर्डर केस है, उसमें हथियार नहीं मिल रहा, पुलिस ने सीसीटीवी दिख गया, सब कुछ दिख गया, लेकिन हथियार नहीं मिला। जब तक हथियार बरामद नहीं होगा तब तक, क्योंकि हथियार मिलना बहुत कंक्लूसिव एविडेंस होता है। अरे क्यों कर देते हैं? हथियार को नदी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, क्यों करते हैं ऐसे? पुलिस वाले क्यों करवाते हैं? उसको सीन पे क्यों लेके जाते हैं? पता हथियार कहाँ फेंका? सर मैंने तो उसमें फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। गोताखोर डूबेगा 4-5 दिन तक, बहुत उसको पूरा देखा जाता है। हथियार का मिलना बहुत जरूरी है। सीन ऑफ क्राइम, भाई किससे मर्डर किया, वो हथियार मिलना बेहद जरूरी है।
अनलेस यू गेट दैट वेपन ना, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि मर्डर किसने किया था। अब उसको ले आए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, उससे पूछा जा रहा है, सारी बातें पूछ रहे हो आप उससे, हाँ भाई बता। और उसने बताया कि हथियार जो है ना वो मैंने नदी में नहीं फेंका है, मेरे घर के पीछे एक, मेरे घर के अहाते में आंगन है, आंगन के पीछे मैंने वहां रखा है, घर में रखा है। उसने क्या बोला, घर में रखा है, नींद में। घर में कहाँ रखा है, आंगन में। इतना उसने बोला, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, मजिस्ट्रेट के सामने होता है ये जो भी होता है, रिकॉर्ड किया और वहां खुदाई चालू करे और वहां पे अगर हथियार मिल गया तो उसका स्टेटमेंट क्या हो गया फिर, रिलेवेंट, सुसंगत। समझ में आई बात, कैसे चीजें काम करती है। आपका जो दिमाग है ना उस पर जोर नहीं है किसी का भी, आप देख लीजिए। आपकी जो जानकारी है, ये जो कंपल्सन लिखा है ना, क्या आप विवश नहीं कर सकते खुद के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन कॉन्शियस माइंड को आप ना तो मेंटली टॉर्चर कर सकते हो ना फिजिकली, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को आप कर सकते हो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और इन्फॉर्मेशन भी वो तब होगी जब उससे कुछ नई चीज प्राप्त होती है। और ये चीज कहां लिखी हुई है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, कहां लिखी है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। ये भी क्या एक तरह से कन्फेशन है, लेकिन कन्फेशन का एक दूसरा रूप है। ये बात समझ में आई। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट देने से कुछ मिल रहा है तो वो रिलेवेंट बन जाता है, फिर उसको बोलते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। ये बात थोड़ी समझ में आई। मैं आज समझा देता हूँ, है ना, 10 मिनट है, क्या लिखवाऊंगा, समझने का कार्य करो। देखिए यहां पे जो अक्यूज पर्सन लिखा है, एनी अक्यूज पर्सन, एक केस आया एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। इस केस में ये बोला गया, मैं कल लिखवा दूंगा इसको, इस केस में ये बोला गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो जिससे आपको स्टेटमेंट लेना है, जिससे आप स्टेटमेंट लेना चाहते हो वो अक्यूज पर्सन ही हो, वो सस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, वो एक विटनेस भी हो सकता है। इसको फर्दर इंटरप्रेट किया है कोर्ट ने। अरे हो सकता है ना कि विक्टिम हो, पहले तो आपको लगता होगा कि यार ये कौन है, फिर विटनेस हो कोई, बाद में शक की, फिर वो बाद में विटनेस से बना सस्पेक्ट, भाई इसके ऊपर शक है, सस्पेक्ट से क्या बना बाद में, अक्यूज्ड, वो भी हो सकता है। और सबको इसमें क्या है, प्रोटेक्शन दी गई है कि हाँ आपका स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जहां से आप उनको क्या कर सकते हो सर, स्टेटमेंट ले सकते हो। ठीक है, एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कोलू ओगड़, कोई पढ़ के आया इस केस को, बताइए। हाँ तो वो तो इसके वो तो है ही, वो तो ओबियस बात है। क्या पढ़ के आया इसमें, क्या समझे काठी कोलू ओगड़ में। कल काठी कोलू ओगड़ को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्लास में दिखाऊंगा अभी सही, क्लास में इस केस को पूरा मैं फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा इसके, और कैसे काठी कोलू ओगड़ डिस्कस किया गया उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। काठी कोलू ओगड़ में क्या हुआ, इसमें एक सर ऐसा हुआ, इसमें बताया गया कि आप फिजिकल कंपेल्शन नहीं कर सकते, आप शारीरिक रूप से उसको कंपेल नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भी आप कंपेल नहीं कर सकते, फिजिकल एज वेल एज मेंटली कंपेल, जो मैंने लिखवाया इसमें, बनाया ना डायग्राम अभी, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना तो आप फिजिकल टॉर्चर कर सकते हो, नहीं आप मेंटल टॉर्चर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये कालू काठी को ने बोला, और इसने बोला कि ये जो प्रोटेक्शन जो दी गई है ये विद रेस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर मैं कोई बात जानता हूं और वो बात पुलिस वाले नहीं निकला पा रहे हैं, पुलिस वाले नहीं निकला पा रहे उस बात को, तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन और मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आई। देर इज नो वर्ड लाइक परफेक्ट मर्डर, परफेक्ट मर्डर भी कोई शब्द नहीं होता। खून के दाग 2 से 3 महीने तक रह सकते हैं साफ करने के बाद भी, अगर ढंग की फोरेंसिक टीम लगे तो। खून के दाग इतने स्ट्रांग होते हैं। फिर एक केस आया नंदिनी सप्तपति वर्सेस पीएल दानी, ये भी केस लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया, ये नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, काठी कोलोड को डिस्कस करेंगे। नंदिनी सप्तपति वर्सेस पीएल दानी में ये बोला गया कि जो प्रोटेक्शन अवेलेबल की गई है वो हर स्टेज के लिए अवेलेबल की गई है। कल सीआरपीसी भी लेके आना, ठीक है, कल आप लोग सीआरपीसी लेके आएंगे, हम लोग कल 161 को भी डिस्कस करेंगे।
कल 161। देखो ये लास्ट टॉपिक है समझाने का, 21 में समझाने का कुछ होता नहीं है, सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझाने का होता है कि ड्यू प्रोसेस क्या है। बाकी सारे टॉपिक हो चुके हैं खत्म। फंडामेंटल राइट्स आपको ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ आर्टिकल 32 बचा है, उसको 226 के साथ पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल राइट हो गया ना। आज 25वीं क्लास है, कहा था 25 क्लास तक फंडामेंटल राइट हो जाएगा, 2-4 क्लास ज्यादा लग जाएगी, 21 भी हो जाएगा उसमें कवर। 19 हो ही गया, बाकी सब तो हो ही गए। 13 बचा है, इसमें 13 बचा हुआ है। 13 को पढ़ाऊंगा पीछे सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ। आप देख लेना 40-45 क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशनल गेम और हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीआरपीसी इवनिंग में आएगा। क्या पढ़ेंगे इसके बाद बताइए? फोक्सो तो इवनिंग में हो गया, अभी उसको नहीं करेंगे अभी क्योंकि समय कम है ना। एविडेंस अगर पढ़ाऊं तो एविडेंस नया पढ़ाऊं पुराना पढ़ाऊं, बताइए आप मुझे। जो बच्चे जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में है वो कहेंगे सर नया पढ़ाओ, जो बच्चे बेचारे इस साल दे रहे हैं वो क्या कहेंगे, सर पुराना ही पढ़ाओ। ज्यादा ज्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों को साथ में भी पढ़ा सकते हैं। एक तरफ एक हाथ में नया और एक हाथ में पुराना लेके भी पढ़ा दूंगा इसको। इसके बाद एविडेंस स्टार्ट करेंगे 10-15 दिन में। आज क्या तारीख है? 17 है ना आज। एक बार मैं बता देता हूँ, डेट ही बता देता हूँ कब तक मैं खत्म कर दूंगा इसको। नहीं 19 की कोई छुट्टी नहीं है। क्या इलेक्शन? कलेक्टर के ऑर्डर चलते रहते हैं। तुम लोग यहाँ के हो क्या? तुम्हारे वहां अलवर में कब इलेक्शन? पता नहीं तो फिर कैसे जाओगे भाई? जिसको इलेक्शन है उस दिन वो वोट डाल के आ जाए। सुबह वोटिंग कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? 7 बजे। 7 बजे जाओ, भीड़ नहीं रहेगी, यहाँ आओ। हाँ अरे मैं छुट्टी करूंगा जिस दिन मेरे इलेक्शन होंगे। वहां 26 है, कोटा बूंदी में इलेक्शन 26 तारीख को है। पहले मुझे लगा कि हमारे वहां 19 है, फिर मैंने कोई देखो ऐसा है सरकार के ये ऑर्डर होते हैं कि कोई भी इम्प्लॉय अपने बच्चों को यानी सॉरी कोई भी इम्प्लॉयर अपने स्टाफ को उस दिन छुट्टी देगा, सैलरी भी नहीं काटेगा 19 को, ये नियम है। कोचिंग वोचिंग के ऊपर सीन बता दूं, कोचिंग का बच्चा ये आप लोग कोई भी जयपुर के नहीं हो, इलेक्शन कब है वहां पे हरियाणा में? इलेक्शन कब है? 19 को ही है, तो आप जाओ तो जा सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। बच्चे स्वतंत्र है, ऑनलाइन एक्सेस भी दिया हुआ है, कोई आए ना आए मेरे को तो क्लास लेनी है, क्योंकि 26 और 27 की छुट्टी दूंगा मैं। कब दूंगा छुट्टी? 26 और 27 की छुट्टी होगी आपकी, और फिर संडे को टेस्ट होगा। 26-27 की छुट्टी है, तो मेरा टारगेट ये है कि आईपीसी का गेम ओवर कर दूं 25 तक, आईपीसी को खत्म कर दूं 25 तक, उससे ऊपर मैं नहीं खींचने वाला आईपीसी, और हो जाएगा। आज इस संडे को भी टेस्ट है, तो 26 और 27 को छुट्टी है, 28 को संडे है, 28 को टेस्ट है। 26-27 की छुट्टी, क्योंकि 26 को घर पे वोटिंग है, ठीक है। और इस वीक तो है ही, तो अगली वीक ही बता रहा हूँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब तक खत्म हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। 6 तारीख से एविडेंस स्टार्ट कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दूंगा 4 तक, ये जो मेरा टारगेट है। मतलब 6 तक इसका गेम ओवर कर दूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट लूंगा। अरे भैया आरजे तो चलता रहेगा, टेस्ट भी तो चलेंगे, सब्जेक्ट खत्म तो जा रहे हैं। अरे मेजर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा प्री हाँ, प्री का भी इसका टेस्ट होगा सर 19 को, 19 मई को कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा। संडे है उस दिन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात ये कि ये हर साल 7-8 नंबर का, 6-7 नंबर 8 नंबर का पूछ रहे हैं इसको, तो आप अगर ये भी दे देंगे 100 नंबर का पेपर तो कोई इशू नहीं है, मुझे लगता नहीं। आईपीसी का टेस्ट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उतने तो पढ़ाए नहीं, इतने डेप्थ में जा ही नहीं रहे कि वो अगर एमसीक्यू दे भी दूंगा उस स्तर के, तो उस स्तर का सवाल नहीं कर पाओगे ना। जब तक एक बैच को लंबे ड्यूरेशन में नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे आप उस चीज में पारंगत हो पाएंगे? किसमें? आरएस में तो इजी आएंगे, बना रहा हूँ ना, हर संडे को तो हो ही रहा है उस बेस पे पेपर।
उस बेस पे तो हर संडे को हो ही रहा है ना पेपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संडे को टेस्ट देने आ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ के आइए, भले से ऊपर ऊपर से पढ़ के, लेकिन पढ़ के आइए, टेबल ऑफ कंटेंट रट के आइए, हर चीज पढ़ के आइए। जितना ज्यादा आप पढ़ के आएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा संडे के टेस्ट में, और आपका स्कोर भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। पहला पेपर था तो मैम ने हिंदी इंग्लिश का स्तर बहुत निम्न रखा है। हिंदी इंग्लिश मैम ने, अरे मैं सिर्फ लो का जिम्मेदार हूँ, वो उसकी बात कर रहे हैं, लो की बात कर रहे हैं। मैं सब लो बनाता हूँ, मैं नहीं छेड़ता, मेरे को खुद को हिंदी इंग्लिश आती है क्या? अरे मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं जज नहीं बन जाता अब तक, मैं अब तक वो नहीं बन जाता, मेरे तो हिंदी इंग्लिश में नहीं है मार्क्स आते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैंने लो को इतना पढ़ लिया है कि मुझे लगता है कि अब तो ये इसको देख लिया जाएगा। रटने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, रटना मुझसे नहीं आता, लेकिन समझने में एक्सपर्ट है। आप समझ के ही रट सकते हो। सर नंदिनी सप्तपति पीएल दानी में क्या बोला गया है? 161, 313, 315, ये 3 सेक्शन समझिए एक बार, क्या बोलते हैं सीआरपीसी के। ये 3 सेक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। जहां 161 की बात करता हूं, जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, आप पुलिस ऑफिसर को कोई सा भी स्टेटमेंट दोगे, कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया गया क्या होता है? इररिलेवेंट होता है, उसको एविडेंस में यूज नहीं कर सकते। तो जो ये नंदिनी सप्तपति पीएल दानी ये बोलता है कि जो 20(3) की प्रोटेक्शन है वो 161 पे भी है, 313 पर भी है, 315 पर भी। 313 क्या होता है वो समझिए। 313 ये होता है सर कि एग्जामिनेशन होता है अक्यूज्ड का, एग्जामिनेशन होता है अक्यूज्ड का, और ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें मजिस्ट्रेट सिंपल सवाल पूछता है, ये नोट ऑन ओथ होता है, मतलब ये शपथ के ऊपर नहीं होता, लेकिन ये ऑन ओथ होता है। क्या अंतर है दोनों में? 313 और 315 का जो बेसिक अंतर है वो ये सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। इन दोनों का बेसिक अंतर ये है सर कि जज साहब यहाँ पे चुपचाप पूछते शांति से, रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं। जज साहब केस को समझने के लिए, तुम जज हो, अगर तुम्हें 313 का एग्जामिनेशन करवाना है तो तुम समझने के लिए तुमने बोला कि रिकॉर्ड मत करना, पूछ लिया कि बेटा तू तो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, माँ बाप इतने बढ़िया है, तूने ये ऑफेंस तेरे से हो कैसे गया वो बता। आप तो इतने अच्छे घर के हो, आप इतने अच्छे कुल में पैदा हुए हो, इतना अच्छा वंश है आपका, आपने ये इतना गंदा ऑफेंस कैसे कर दिया? क्या इसमें क्या सच्चाई क्या? बताओ कहाँ आपकी गलती रही? जज साहब ने ये इतने प्यार से बात करी ताकि वो थोड़े फैक्ट्स पता लगे उससे, और केस को जज साहब समझ पाए बिफोर द एग्जामिनेशन। बच्चा बोलता है कि सर वो गलती से थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई ये कि मैं उस दिन इन लोगों के साथ चला गया और किसी ने चक्कू मार दिया और मेरा भी नाम आ गया। जज साहब को उसकी स्टोरी पता लग गई। अब ये हो गया 313 का एग्जामिनेशन। 315 का एग्जामिनेशन क्या होता है, अब इसको सुनिए। 315 का क्या होता है वो सुनिए। 315 का जो एग्जामिनेशन होगा ये ओथ पे होगा, और उससे जो सवाल पूछे जाएंगे वो दूसरी पार्टी का एडवोकेट पूछेगा, मतलब प्रोसिक्यूशन, अभियोजन उससे सवाल पूछेगा, क्रॉस नहीं। एग्जामिनेशन चीफ के से स्टार्ट होगा ना, सीधा क्रॉस थोड़ी हो जाएगा। एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर री होगा, तो उससे एग्जामिनेशन चीफ का वो उसका उसका वो अक्यूज का एडवोकेट आएगा, फिर प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट आएगा। तो ये, और जज साहब को बिहाइंड द स्टोरी तो पता ही कि क्या हुआ था। और जज साहब जब सवाल पूछ रहे 313 के अंदर और स्टोरी जान रहे हैं, तो बाकी एडवोकेट भी तो सुन रहे हैं ना कि जज साहब को ये क्या बोल रहा है, ये अपने खुद को कैसा बेगुनाह बता रहा है। प्रोसिक्यूशन क्या करता है, फिर सवाल तैयार रखता है। प्रोसिक्यूशन अगर चाहे 313 के एग्जामिनेशन में तो कागज में लिख के भी जज साहब को दे सकता है, जज साहब ये सवाल पूछिए इससे, और स्टोरी जाननी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना चार आपको, ये सर ये कागज में सवाल लो सर, ये भी पूछिए इससे। अरे हो सकता है ना क्योंकि किसी लड़की के चक्कर में इसी का झगड़ा हुआ हो और ये बोल रहा है कि मैं तो फंस गया इनके साथ, हो सकता है ना। प्रोसिक्यूशन लिख के देगा सर ये मुस्कान कौन थी, पूछो इससे। उन्होंने बोला कौन है मुस्कान? मुस्कान और जो जिसकी डेथ हुई उसमें क्या लिंक है, और तू कौन है? हो सकता है ना कि प्रोसिक्यूशन तो पूरी स्टोरी पता है,
तो ये अंतर है इनका। तो ये बोलता है कि जो 20(3) का जो प्रोटेक्शन है ये यहां पे भी एप्लीकेबल है, आप इसको यहां पे भी कंपेल नहीं कर सकते। बता, जज साहब भी नहीं कंपेल कर सकते कि तू अपने खिलाफ एविडेंस दे। ये कौन सा केस बोलता है? नंदनी सप्तपति वर्सेस पीएल दानी। इट्स अ वंडरफुल जजमेंट, इट्स अ वंडरफुल जजमेंट। दिस जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। और वी आर कृष्णा अय्यर के जजमेंट जब भी आप पढ़ेंगे तो उनमें इंग्लिश तो अच्छी होती है, प्लस उन जजमेंट्स में जो लॉजिक होता है दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छी एनालॉजी वो डिटेक्ट करते हैं। आप तो वी आर कृष्णा अय्यर साहब के जजमेंट आप कभी भी पढ़ना। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? 161, 313 और 315 का। 313 का एग्जामिनेशन आप कल सीआरपीसी का डायरेक्ट लाएंगे और तीनों प्रोविजंस देखेंगे, उस पर भी 20(3) की प्रोटेक्शन अप्लाई होती है। ये प्रोटेक्शन हर इंक्वायरी, ये प्रोटेक्शन हर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पे भी लागू होती है। इन्वेस्टिगेशन पे भी, इंक्वायरी पे भी और ट्रायल पे भी, मतलब हर एक प्रोटेक्शन पे, हर एक प्रोटेक्शन पे, हर एक स्टेज की प्रोटेक्ट जो करता है वो 20(3) करता है। ये बात समझ में आई? तो इसमें लिख पाऊंगा 20(3) पे, और थोड़ा सा पढ़ के आना है और कल डायरेक्ट लेके आना।